चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ा जाए। तो पिछली क्लास में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। क्रोमैटिक एबेरेशन हमने कर लिया था, और क्या क्या कर लिया था, प्रिज्म किया था, मिनिमम डेविएशन देख लिया था। मिनिमम डेविएशन वाला केस हमने देखा था। इसमें रेज हो जाती हैं पैरेलल, और ट्रायंगल किस तरह का होता है? कौन सा ट्रायंगल बताया था मैंने? आइसोसेलेस। उसमें भी तो दो साइड पैरेलल होती ही है, तो इक्विलेटर भी चलेगा, आइसोसेलेस भी चलेगा। आइसोसेलेस में ऐसा होता है कि रेज, ठीक है, हम उस चीज को अच्छे से देख पाते हैं जो मिनिमम डेविएशन होता है। लेने में तो कुछ भी ले लो, मिनिमम डेविएशन तो हर एक ट्रायंगल में आ ही जाएगा, लेकिन अगर आइसोसेलेस और इक्विलेटरल होगा तो हम उसको इजीली देख पाएंगे। कोई जिद तो है नहीं यहाँ पे कि हम क्यों ले आइसोसेलेस, स्केलिंग लेंगे हम तो क्यों लोगे भाई स्केल, जिद थोड़ी ना पकड़नी है। हमको तो अपना काम करवाना है। काम क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलवाना। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही निकलवाना है तो काम आसान करने के लिए हम आइसोसेलेस ले लेते हैं, जिससे कि हम विजिबली देख पाए कि नहीं हुई बेस के, ठीक है। और इसकी हेल्प से मैंने क्या निकाला था, म्यू निकाला था। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल पाते हैं, म्यू निकाल पाते हैं किसी भी मटेरियल का। यानी कि अगर आपको कोई मटेरियल दे रखा है और आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं, तो उस मटेरियल को पहले प्रिज्म बना लो। प्रिज्म बना लो और आइसोसेलेस वाला प्रिज्म बना लीजिए। और जैसे ही आपको पैरेलल दिख जाए बेस के, तब आप एक्सपेरिमेंटली डेल्टा मिनिमम नाप लीजिए और इस फॉर्मूला में रख दीजिए, आपको म्यू मिल जाएगा। तो ये बोर्ड्स का ना बहुत फेमस क्वेश्चन रहता है। बोर्ड्स में ध्यान रखिए, ये चीज ना बहुत पूछ लेता है। जब मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ किसी चीज का तो बोर्ड आ ही जाता है वो प्रूफ कहीं ना कहीं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रहती है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। सर अगले एक पेज, मिनट रुक जाइए बस। बिल्कुल रुक सकते हैं। क्या हुआ कष्ट, बताइए। डिवाइस डिवाइस वो चेंज कर सर रहे हो? मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ सर, मैं ट्रांसफर कर डिवाइस रहा हूँ चेंज, लैपटॉप पे अपना। हाँ डिवाइस चेंज कॉमन हो सर गया। नेट बहुत स्लो है, पता नहीं क्या हो गया, एकदम स्पीड चली गई। कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बता देना कहीं अब बैठे रहो। हाँ सर बस करो फायदा भी करो। नहीं होगा, गया क्लास भी कोई नहीं बात करनी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो आराम से। तब तक मैं पेज बदल लेता हूँ। अगला पेज ले लेते हैं हम लोग। थिन लेंस, सॉरी थिन प्रिज्म। सर आ गया, हो गया बिल्कुल, स्टार्ट। ओके। थिन प्रिज्म स्टार्ट करते हैं हम थिन प्रिज्म के साथ, ठीक है जी। पतला सा प्रिज्म होगा उसको कहेंगे थिन प्रिज्म। बना नहीं। थिन प्रिज्म कैसा होगा, ऐसा होगा। थिन प्रिज्म का बेसिक सा मतलब है, थिन प्रिज्म से क्या समझेंगे भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होना चाहिए, वेरी स्मॉल। और क्योंकि प्रिज्म पतला है तो उसका एंगल जो होगा, रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल प्रिज्म, वो भी बहुत छोटा होगा। तो ये दोनों बातों का ख्याल रखते हुए हम उसको थिन प्रिज्म करार कर देते हैं, ठीक है। थिन प्रिज्म हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा रखेंगे। छोटा रखने का मतलब क्या है, क्यों ऐसा क्यों रख रहे हैं, इसके पीछे भी देखो कारण होता है हर चीज का। हम पैरा एक्सियल अजम्पशन लेके चलते हैं। पैरा एक्सियल अजम्पशन कहता है, देखो, अगर आप किसी लेंस पे फोकस कीजिए, लेंस को देखिए, लेंस ऐसा होता है हमारे पास, ऐसा होता है लेंस। हम लेते हैं पैरा एक्सियल रेज, यानी जो कि पास में होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर आप इस सभी छोटे छोटे हिस्सों को देखेंगे तो ये सभी प्रिज्म जैसे ही तो लग रहे हैं भाई। ये भी तो प्रिज्म है, मैंने आपको बताया था ये भी प्रिज्म होता है ना। तो ऐसा सब के सब ये प्रिज्म ही है, जितने भी पीसेस हैं यहाँ पर। और हम लेते हैं पैरा एक्सियल अजम्पशन। जब पैरा एक्सियल अजम्पशन लेते हैं तो प्रिज्म पे लाइट कैसे हिट कर रही है, ऑलमोस्ट नॉर्मली कैसे हिट कर रही है, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही कम है। और ये लेंस कैसा लेते थे हम, थिन लेंस लेते थे कि नहीं लेते थे, याद करो, थिन लेंस लिया करते थे। तो थिन लेंस इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रिज्म्स। डिफरेंट डिफरेंट प्रिज्म्स का कॉम्बिनेशन होता है एक थिन लेंस। जैसे एक के ऊपर एक रख दिए हों
और उसमें हम पैरा एक्सियल अजम्पशन लिया करते थे। जब पैरा एक्सियल अजम्पशन लेते थे तो खुद ही देख लीजिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ रहा है, बताओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस कम ही तो होता था पैरा एक्सियल रे के लिए, ऑब्वियस सी बात थी, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे इस बात की इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि क्यों कह रहे हैं ऐसा, इसीलिए कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बात हम पहले करके आए हैं पैरा एक्सियल रे के लिए। दिस इज द रीजन फॉर दिस पार्ट। ओके, गॉट इट। ठीक है, यानी लाइट रे जाएगी कुछ इस तरह से, लाइट रे जाएगी कुछ इस हिसाब से, यहाँ टकराएगी, रिफ्रैक्ट होगी और फिर बाहर निकल जाएगी इन वॉट एवर वे इट वॉन्ट्स टू गो आउट, चली गई। ये हो गया ए। ये है पहला रिफ्रैक्शन, यहाँ पे होगा, दूसरा रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगा। तो हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस। तो क्या कहोगे, हम जानते हैं 1 इंटू साइन आई, ये लिखेंगे बराबर म्यू इंटू साइन आर वन लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। बिल्कुल सर, ऐसा ही लिखा जाएगा। और स्नेल्स लॉ सेकंड सरफेस पे क्या लिखा जाएगा, एट सेकंड सरफेस यू विल राइट म्यू इंटू साइन आर टू इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन ई, बिल्कुल लिखा जाएगा। पर हमारा ये तो थिन प्रिज्म है, और जब थिन साइन आई आई के बराबर हो जाता है, साइन आई आई के बराबर ही हो जाता है, और साइन आर भी क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, बिकॉज जब आई छोटा है तो आर भी छोटा ही होगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू इंटू आर टू बराबर ई। तो ये चीज आ गई छोटी छोटी हमारे पास। ठीक है, तो डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता था, डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता था, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेविएशन इन थिन प्रिज्म। डेविएशन इन थिन प्रिज्म क्या होगा देखते हैं। तो डेविएशन का जो फॉर्मूला होता था वो आई प्लस ई माइनस ए हुआ करता था, जिसमें हम आई को अब लिख सकते हैं म्यू इंटू आर वन, और ई को लिख सकते हैं म्यू इंटू आर टू माइनस ए इज इक्वल्स टू म्यू कॉमन ले लो, आर वन प्लस आर टू माइनस ए। ये हो गया सर। हाँ, मेरा कनेक्शन छूट गया था, रिपीट कर दीजिए। नहीं सर, स्क्रीन लैग कर रही है। अच्छा, लैग कर रही है। इज इट ट्रू विद एवरीवन? थोड़ी देर तक तो कर रही, थोड़ा सा स्क्रॉल कर। नहीं, स्क्रीन लैग का कोई चक्कर तो नहीं है, क्योंकि हमें हाई स्पीड आनी नहीं चाहिए। तो ठीक है यहाँ पे तो हो सकता है, देखो ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। बहुत स्लो आ रही है क्योंकि हम लोग की क्योंकि इंस्टीट्यूट में अगर किसी का भी नेट खराब हो तो मैं अपना चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे खराब नहीं हो सकता। यहाँ पे खराब होगा तो जो 60 के 60 टीचर बैठे हैं ना पूरे, सबका एक साथ खराब होगा फिर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पॉसिबल है ही नहीं। सर एक बार स्क्रॉल कर दीजिए ऊपर से। बिल्कुल, स्क्रॉल, मुझे मजा आता है स्क्रॉलिंग करने में यहाँ पे। यस, कहाँ तक करना है? अच्छा, पूरा ही खत्म ही हो गया, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं। तो डेविएशन सही है, देखो अब आगे बढ़ते हैं। डेविएशन इन थिन प्रिज्म, तो ये लिखा मैंने। अच्छा, R1 प्लस R2 क्या होता है? म्यूट, जो R1 प्लस R2 ये वापस से A होता है ना, A हो गया दोबारा से। तो डेविएशन क्या आ जाएगा अब की बार, A कॉमन ले लो, म्यू माइनस 1, ये हो गया, है ना। इसको डाल दो बॉक्स में, क्योंकि ये बड़ा फॉर्मूला हमारा थिन प्रिज्म का डेविएशन निकालना हो तो। ध्यान रखिए, इन थिन प्रिज्म, इन थिन प्रिज्म, ठीक है जी, प्रिज्म का डेविएशन आ गया। अब हम बात करते हैं, अगर डेविएशन आ गया है तो डेविएशन किस पे डिपेंड कर रहा है? म्यू पे डिपेंड कर रहा है, और म्यू अलग अलग कलरों के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग कलर के लिए म्यू अलग अलग होता है, तो डेविएशन भी क्या होगा? सबका अलग अलग होगा।
इसका मतलब क्या हुआ, समझ पा रहे हैं? डिवीजन होता क्या था वो भी समझ पा रहे होंगे, फिगर मैंने बनाई थी पिछली क्लास में, किसको डिवीजन कहते हैं, इनिशियल रे को एक्सटेंड किया, फाइनल रे को एक्सटेंड किया, जहां पे एंगल वो आया था ऊपर उसको डिवीजन कहा था। यानी कि अलग अलग कलर के लिए अलग अलग डिवीजन आएगा। इसका मतलब अगर प्रिज्म से लाइट एंटर करती है तो रेनबो इफेक्ट दिखेगा। कैसा दिखेगा, मैं यहाँ पे नेट पे डाल के देखता हूँ उसको, अगर मिल जाता है, डिस्पर्जन बाय प्रिज्म, ऐसा कुछ दिखेगा नजारा, इस तरह से आ जाएगा, देखो। सो दिस विल बी द इफेक्ट, दिस इज द इफेक्ट विच यू विल सी, ऐसा समझ लो, ऐसा कुछ दिखेगा, है ना, व्हाइट लाइट जाएगी ऐसे फैल जाएगी। तो इसका कारण आज समझ में आ जाएगा आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण आज दिख जाएगा। तो इसको हटाते हैं, देखते हैं। तो मैंने बनाया यहाँ पे प्रिज्म, ठीक है, मैं काम की चीजें बना रहा हूँ। लाइट गई होगी अंदर, इसमें लाइट गई ऐसे इसमें अंदर, और ये यहाँ पे जाना चाहती होगी लाइट, और यहाँ से जस्ट मैं ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं बना रहा हूँ जैसा कि फिगर में बनाया हुआ था, मैं अपने मतलब चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो डेविएशन सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका सबसे ज्यादा म्यू होगा। म्यू सबसे ज्यादा किसका होता है, म्यू सबसे ज्यादा किसका है वायलेट। भाई, म्यू सबसे ज्यादा वॉयलेट का ही होता है। तो डेविएशन सबसे ज्यादा किसका होगा भाई, वॉयलेट का होगा, है ना, बात भी सही है। तो बना देता हूँ यहाँ फिगर में, इट विल बी लाइक दिस, ये आ गया यहाँ पे वॉयलेट निकल गया। अब सबसे ऊपर कौन बैठा रहेगा, सबसे कम जो डेविएशन होगा वो रेड का होगा, तो रेड आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया रेड। तो बाकी कलर्स इसके बीच में आ जाएंगे, नो डाउट, है ना। एक ये कलर और देख लो, ये बड़ा ना, म्यूट कर लीजिए, किसी का खुला हुआ है, ये है येलो, ये है येलो कलर। तो देखो डिवीजन की जरा बात करें, अगर हम डिवीजन की बात करें तो ये एंगल कौन सा एंगल हुआ, क्या कहूंगा मैं, डेल्टा ऑफ रेड कहूंगा, डेविएशन फॉर रेड, है ना, और ये जो हुआ वायलेट। डिवीजन फॉर वॉयलेट हुआ। अच्छा, इस हिसाब से ये वाला, म्यूट करो जरा, येलो हुआ, ये हो गया येलो। तो क्या हम लिख सकते हैं इन फॉर्मूले को, बिल्कुल लिखा जा सकता है। डेल्टा वी इज, क्या लिखेंगे, ए इंटू म्यू वी माइनस 1, डेल्टा आर इज इक्वल्स टू ए म्यू आर माइनस 1, एंड डेल्टा येलो इज ए म्यू येलो माइनस 1। येलो कलर के बारे में बात करते हैं कि येलो कलर क्यों लिया, ऐसा क्या था। येलो कलर is the representative color of Vibgyor, representative color of Vibgyor, और ठीक है, representative color of Vibgyor, ये रिप्रेजेंटेटिव कलर है, ये रिप्रेजेंट करेगा। अगर पूछा जाएगा कि व्हाइट लाइट तुम्हारा डेविएशन कितना होता है, व्हाइट लाइट से अगर पूछा जाए कि तुम्हारा डेविएशन कितना होता है व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट क्या कहेगी, ऐसा नहीं कहेगी रेड का इतना होता है, वॉयलेट का इतना होता है, येलो का, ग्रीन का। व्हाइट लाइट सीधा कहेगी येलो का दे देगी आंसर, और कहेगी कि मेरे को रिप्रेजेंट करने वाला येलो कलर है, इसको देख के समझ लो कि मेरा डेविएशन कितना है। दिस इज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव, सो इट्स द मॉनिटर, ऐसा कह लें क्लास का मॉनिटर है ये येलो कलर, ये रिप्रेजेंट करेगा सभी को। ऐसा ही क्यों है, यही क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज इसकी जो वैल्यू है, इसका जो लैम्डा है, लैम्डा वेवलेंथ, वो रेड और वॉयलेट के बीच में आता है। और बाकी चीजें भी अगर आप देखना चाहें, फॉर येलो कलर
आप देखेंगे कि भाई म्यू ऑफ येलो जो आएगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो, आप देखें तो इट इज वायलेट प्लस रेड डिवाइड बाय 2, सो इट इज द एवरेज कलर। येलो कलर इज द एवरेज कलर, भाई एवरेज ले रहे हैं आप इस चीज का। सिमिलरली वी कैन से डेल्टा ऑफ जो y आता है, ये ऐसा ऐसा कहना चाहिए लगभग, ये अप्रोक्सीमेट साइन लगाना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेट, जो डेल्टा हमने y निकाला है ना ऊपर अभी, इसको ऐसा भी निकाल सकते थे अगर हमको नहीं मालूम होता तो। ऐसा करते और ऐसा कर लेते, भाई रेड का निकालते, वॉयलेट का निकालते, डिवाइड बाय 2 कर देते। दैट्स वाई इट इज द रिप्रेजेंटेटिव कलर, यानी अगर व्हाइट लाइट को कोई रिप्रेजेंट करने आएगा तो येलो कलर ही माना जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये येलो की बारे में मैंने बात बता दी, ठीक है। अब आती है बात एंगल ऑफ डिस्पर्जन। एंगल ऑफ डिस्पर्जन, अब एंगल ऑफ डिस्पर्जन से क्या मतलब है? इससे मतलब है एंगल ऑफ डिस्पर्जन से कि कितना फैला है व्हाइट लाइट। एंगल ऑफ डिस्पर्जन यानी कि इट इज द एंगल बिटवीन रेड एंड वॉयलेट, ठीक है ना। ये जो होगा ना, ये एंगल चाहिए हमको, ये एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। इसको कहते हैं भाई रेड के बीच का और ये वॉयलेट के बीच का जो एंगल होगा, दिस इज एंगल ऑफ डिस्पर्जन थीटा, ठीक है। तो क्या होगा भाई, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? ये कोई बड़ी चीज तो नहीं है निकालना आपके लिए, बता दो क्या होगा एंगल ऑफ डिस्पर्जन? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर है ना, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। भाई ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल कर दोगे तो ये एंगल तो आएगा बीच में, तो ये आ गया। इसमें वैल्यू पुट कर दो, म्यू, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट a इंटू म्यू वी माइनस 1 माइनस ऑफ a म्यू आर माइनस 1, ये आ जाएगा। सॉल्व करो, so you will get a mu v minus mu r ब्रैकेट, ये आ गया एंगल ऑफ डिस्पर्जन। सिंपल सी बात, एंगल ऑफ डिस्पर्जन मिल गया। फाइन, थीटा से डिनोट करते हैं, और एंगल ऑफ डिस्पर्जन एडिटिव होते हैं। अगर मान लो 2-4 प्रिज्म और लगे हो तो डेल्टा थीटा नेट निकालना हो तो ऐसे निकाला जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। फॉर अ सिस्टम, फॉर अ नेट सिस्टम निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे। और डेल्टा तो जानती है, डेल्टा सिस्टम कैसे निकालते हैं? डेल्टा सिस्टम भी जानते ही हो आप ना, निकाला, ये तो पहले भी किया हुआ है हम लोगों ने। ऐसा करते हैं, ये तो फेमिलियर है आप इस चीज से, है ना। डेल्टा सिस्टम डेविएशन जो निकालते थे एडिटिव होते थे, तो यहाँ पे थीटा भी एडिटिव होता है, बिकॉज इसी से तो मिलकर बना है। आप देखो थीटा किससे मिलकर बना है, इससे मिलकर बना है, और ये एडिटिव होते हैं, है ना। तो इसलिए इसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट आती है बारी डिस्पर्सिव पावर की। डिस्पर्सिव पावर, it is denoted by omega. Dispersive power is denoted by omega and its formula is very simple. कि क्या है ये dispersive power? It is theta upon of delta y, यानी कितना एंगल ऑफ डिस्पर्जन है डिवाइडेड बाय द लैम्डा डेविएशन ऑफ येलो कलर। येलो कलर को डिनोमिनेटर में ले लिया, विद रेस्पेक्ट टू येलो कलर कितना डेविएट कर रहा है, डिस्पर्जन कितना हो रहा है, दैट इज डिस्पर्सिव पावर। तो क्या होगा ये, इट विल बी a म्यू v माइनस म्यू r अपॉन ऑफ a
म्यू वाई माइनस 1 ये होगा। तो डिस्पर्सिव पावर क्या आ गया, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ये हो गया डिस्पर्सिव पावर। क्या इस डिस्पर्सिव पावर के फॉर्मूले को देख करके लग रहा है कि क्या ये प्रिज्म के लिए लिखा है? क्या इसको देख के लग रहा है आपको कि प्रिज्म के लिए है? ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें प्रिज्म का कुछ लेना देना है ही नहीं। फॉर्मूला देखो, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ये तो कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर के है सिर्फ। तो ऐसा डिपेंड्स ऑन material only, material and color only, that's it। प्रिज्म है या क्या है उससे कोई मतलब ही नहीं, इस बात को फॉर्मूला ही देख के कह रहा है। यानी अगर ऐसा नहीं होगा कभी कि डिस्पर्सिव पावर प्रिज्म का ही निकाला जाएगा, डिस्पर्सिव पावर किसी का भी निकाल सकते हैं हम लोग। कोई भी चीज डिस्पर्सिव कितना कर रही है निकाल सकता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओमेगा तो यही कह रहा है, ओमेगा को देख करके यही लग रहा है हमें, है ना। तो दिस इज द थिंग। तो ये आ गई हमारी डिस्पर्स। हाँ जी बोलिए। सर जो ये म्यू वी और म्यू आर है, हाँ सर ये कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या फिर सिस्टम पे डिपेंड करेगी, मतलब देखो, आपको इसमें याद हमने होगा मैंने रेड लाइट म्यू को के डाला बारे या में फिर बताया था मैंने, ये याद है। ये ए और सर बी तो डिपेंड करते हैं इन्वर्सली मटेरियल पे। के साथ। ये तो है मटेरियल पे, ध्यान रखो मटेरियल की, ग्लास है कि क्या है। और फिर क्या करता है म्यू, लैम्डा पे करता है। और ये थोड़ा बहुत ही तो करता है, ज्यादा तो नहीं करता, ये भी हमको मालूम है ना। अगर ये आपको मटेरियल मालूम चल गया ग्लास है, तो आप क्या कहोगे म्यू फॉर रेड क्या होगा? फॉर रेड इट विल बी 1.48 एंड फॉर वॉलेट इट विल बी 1.53। ऐसे तो कहोगे। अगर मान लो ये यस मटेरियल सर। पानी होता, तो मटेरियल अगर पानी होता तो क्या होता? तो क्या करते? तो हम म्यू रेड कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? 1.30 कहते हैं, 1.33 होता है ना। और म्यू 4/3 वॉलेट क्या हो जाता? ये सर। 1.36 हो जाता। तभी तो 1.33 आता है। ये कहने का ये मेरा मीनिंग है, समझ में आ गई यस बात। सर। तो मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा और यस उस पे सर। भी करेगा और हल्का हल्का करेगा, ठीक है। तो दिस वाज अ नोट, यस साइड सर। नोट। ये साइड नोट हो गया हमारा, ठीक है। तो ओमेगा डज नॉट डिपेंड on whether it's prism or what, it entirely depends on the material and the color। मटेरियल कौन सा है, पानी है, और फिर कलर कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। ओके ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमें। अब मैं बात करता हूं, ये बोर्ड्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है, पर बोर्ड्स के लिए मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं। और इस फॉर्मूले को मैं याद करने का कुछ भी नहीं कहूंगा, अभी मैं जो लिखने वाला हूं उसको मैं याद करने के लिए नहीं कहूंगा। याद करने के लिए ये ध्यान रख सकते हो आप, रिमेंबर दिस थिंग। क्या याद रखना है वो याद रखिए, ये पता होना चाहिए। ये तो फिर भी निकल जाता है, नॉट अ बिग डील। ये सब चीजें ध्यान रखो, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। बॉक्स में जो बना है वो तो फिर रहना ही चाहिए याद, है ना। जो चीज बॉक्स में आ गई मतलब वो याद रखनी है, ध्यान रहेगा तो बेहतर रहेगा, फटाफट से निकाल पाओगे, ठीक है। अब मैं एक कंडीशन लगाना चाहता हूं यहां पर। देखिए, एक प्रिज्म है आपके पास, आपने भेजी व्हाइट लाइट, तो डिस्पर्शन होगा, होगा। डिस्पर्शन तो हो ही रहा है ना, फैल रही है लाइट, सातों कलर में फैल रही है। अच्छा, और डेविएशन भी हो रहा है। अब कभी कभी क्या कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि हमको डेविएशन नहीं चाहिए, डिस्पर्जन चाहिए। रिक्वायरमेंट देखो, कस्टमर क्या कहता है कि हमको डेविएशन नहीं चाहिए, हमको डिस्पर्जन चाहिए। तो ही सेज नो डेविएशन बट ओनली
dispersion is required. तो डेविएशन तो होके डेविएशन किसका डेविएशन? जब मैं बात करता हूं डेविएशन की तो मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पे? मैं बात करता हूं भाई डेविएशन तो सभी कलर का अलग अलग होता है ना, पर मैं कह रहा हूं मुझे डेविएशन नहीं चाहिए। तो इसका मतलब मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं? मुझे किस चीज का डेविएशन नहीं चाहिए? मुझे येलो कलर का डेविएशन नहीं चाहिए। अब डिस्पर्जन तो होता ही सातों कलर में फैलने का है। डिस्पर्जन इज जो थीटा है, ठीक है। तो डेविएशन की जब मैं बात करता हूं तो मैं कह रहा हूं नो एवरेज डेविएशन। सो लेट मी राइट दिस थिंग लाइक दिस, और मैं यहां पे भी लिख देता हूं इस चीज को। इसको क्या कहते हैं हम? एवरेज डेविएशन भी कहते हैं। या अगर कोई कुछ ना भी कहे तो व्हाइट लाइट का डेविएशन यही होता है। सो नो एवरेज डेविएशन, आई डोंट वांट द डेविएशन ऑफ द येलो कलर, बट आई वांट डिस्पर्जन टू हैपन, यानी कि मैं चाहता हूं कि फैलित कल फैल जाए पर डेविएशन नहीं हो, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? दोनों का फॉर्मूला क्या कहता है भाई? डेल्टा नेट कहता है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये कहता है। और डिस्पर्जन क्या कहता है? थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये कहता है। तो इसमें पुट करो जरा। देखो दो चाहिए हमको। अगर डिस्पर्जन को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? डिस्पर्जन को अगर या सॉरी डेविएशन को अगर खत्म करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, हमको दो प्रिज्म चाहिए होंगे, क्योंकि एक से तो होने वाला है नहीं भाई। एक प्रिज्म अगर लगाएंगे तो वो तो दे ही देगा डेविएशन, तो दूसरा प्रिज्म लगाना पड़ेगा ना। तो लगाएंगे, तो लगाएं। मान लो उसका एंगल अलग है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग है, क्या पता वो पानी का बना हो, हमारा वाला ग्लास का बना हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप डेविएशन का फॉर्मूला लिखेंगे फर्स्ट वाले प्रिज्म से। तो फर्स्ट वाले प्रिज्म से क्या आएगा डेविएशन का फॉर्मूला फॉर येलो कलर? इट विल बी a1 म्यू y1 माइनस 1 प्लस ऑफ a2 म्यू y2 माइनस 1। ये होगा कि नहीं? सहमत हो जाइए सबके सब। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं बट नेट डेविएशन तो यही होगा। प्रिज्म एंगल अलग है, मान लो दोनों प्रिज्म का, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग है, क्या पता एक पानी हो और एक ग्लास का हो, तो येलो का अलग हो जाएगा ना फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि म्यू अलग हो जाएगा पानी का और ग्लास का, तो थोड़ा बहुत ये भी फर्क हो जाएगा येलो वाले में, ठीक है। अब मुझे ये क्या चाहिए? मुझे चाहिए ये चीज जीरो चाहिए। तो हालांकि चलो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले इसको सेपरेट कर देते हैं यहाँ पर अलग अलग थोड़ा सा। ठीक है। ये डेल्टा नेट क्या होगा? डेल्टा नेट होगा, क्या होता है ये? a1 म्यू v1 माइनस म्यू r1 प्लस ऑफ a2 म्यू v2 माइनस म्यू r2। सो ये चीज है, ये चाहिए हमको जीरो, तो जीरो कर दो। जब जीरो कर दोगे ये एज इट आ जाएगा। तो a2 क्या मिलेगा आपको? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a2? माइनस a1 म्यू y1 माइनस 1 अपॉन ऑफ म्यू y2 माइनस 1। ये देख लो, इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो एंगल है दूसरे वाले प्रिज्म का वो उल्टा होगा देन द फर्स्ट वाला प्रिज्म। नेगेटिव का मतलब क्या है कि अगर एक प्रिज्म ऐसा है तो दूसरा प्रिज्म ऐसा होगा इस तरह से। ये अगर a है a1 तो दूसरे वाला कितना होगा? उल्टा करना पड़ेगा। नेगेटिव मतलब उल्टा कर दो, उल्टा कर दिया। और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? a2 होना चाहिए। और a2 कहां से निकालोगे? इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालोगे। अगर आपने फॉर्मूले के हिसाब से a2 के वैल्यू रख दी तो आपको क्या चीज दिखेगी? यहाँ पे डेविएशन नहीं दिखेगा पर डिस्पर्जन दिखेगा। हाँ, यहाँ पे डेविएशन नहीं दिखेगा, यानी कि अगर व्हाइट लाइट ऐसे आ, देखते जाना, मेन डेविएशन नहीं दिखेगा, देखते जाओ। ऐसे फैली लाइट फैलेंगी, ऐसे लाइट फैली, देन इट विल हैपन लाइक दिस, ऐसे हो जाएंगी। सो इट विल फ्लेयर आउट लाइक दिस। ये हो गया
यहाँ पे समझ लो वॉयलेट है तो यहाँ पे हो गया रेड, ये देखो ये है येलो वाली कलर, येलो है तो ये येलो ऐसे थी, ये वाला वाइट लाइट ऐसे है, वाइट लाइट। सो कैन यू सी द एंगल बिटवीन दिस वाइट लाइट एंड दिस येलो लाइट कितना है, रखो साथ साथ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू? जीरो। जीरो एंगल, यानी कि यही तो है डेल्टा नेट, एवरेज वाला। भाई येलो उसके अंदर समाया हुआ था पहले, वो बाहर निकल गया तो साथ साथ पैरेलल ही है इसके बिल्कुल, पर डिस्पर्जन हो रहा है, देखो दिख रहे हैं, कैन यू सी द डिस्पर्जन इज हैपनिंग ओवर हियर, दिस डिस्पर्जन इज हैपनिंग, बट डिस्पर्जन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा है, फैलने नहीं, हमने लाइट को डेविएट नहीं होने दिया, ऐसे जा रही है। सर ऐसे हम वापस स्पेक्ट्रम भी तो बना सकते हैं, मतलब वो जो होती है। स्पेक्ट्रम तो बनता ही है ना, इसी से तो बनता है। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ फुल एक वाइट भी तो बना सकते हो वापस से ऐसे ही। वापस से बना सकते हैं बिल्कुल, और क्या, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल से वापस व्हाइट लाइट बना सकते हो आप। ऐसे ही तो बनती है, मतलब क्योंकि मैंने देखी सर 12th की किताब में एक डायग्राम था उसमें कलर लाइट आ रही थी फिर उससे व्हाइट लाइट आ हाँ रही बिल्कुल थी। ऐसी बन जाती है, वापस भेज दो वापस बन जाएगी। तो ये है कहने का मतलब, डिस्पर्जन हुआ पर नहीं हुआ। अच्छा, तो इस केस में फिर डेल्टा नेट क्या होगा, ये कौन बताएगा हमको, ये डेल्टा नेट होगा कितना फिर? वो यहां पे आ जाओ, फिर यहां आना पड़ेगा, डेल्टा नेट क्या होगा? तो भाई A1 तो आपको जानते ही थे ना, इसको ऐसे ही रखोगे, प्लस A2 की वैल्यू क्या थी, निकाल चुके ना A2 की वैल्यू हम, इस केस में कितना है A2 का वैल्यू, ये है, इसको यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ A1 म्यू y माइनस 1 अपॉन ऑफ म्यू y2 माइनस 1, और ये वैल्यू वापस डालो इसमें, म्यू v2 माइनस म्यू r2। ओके ये हो गया। ओके अब इसको जरा देखें, इस पार्ट को देखो, ये क्या चीज है, ये क्या है? ओमेगा। ये तो ओमेगा हुआ सेकंड वाले का, तो A1 म्यू v1 माइनस म्यू r1 माइनस A1 म्यू y1 इंटू ओमेगा ऑफ सेकंड वाला, ये हो गया। अब इसमें से ना म्यू y1 कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लिया, जब कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा, A1 म्यू v1 माइनस म्यू r1 अपॉन ये हुआ माइनस ऑफ A1 ओमेगा 2। ये चीज ना आपको याद रखनी है, ठीक है, बोर्ड्स में ही पूछ सकते हैं, नीट में नहीं पूछेंगे इसको, पर आपको पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। देखो सिलेबस में है, लेकिन इतना बड़ा तो वैसे भी नहीं पूछ सकता, ते हुए भी पूछा नहीं जाता है ये। तो ये हो गया, ये क्या चीज है फिर, इसको हम दोबारा से देख सकते हैं, ओमेगा 1। ओमेगा 1 हो गया, म्यू y1 माइनस 1 A1 ओमेगा 1 माइनस, यहाँ पे तो A1 बाहर ले लेते हैं, फिर ऐसा है तो बाहर ले लिया, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 हो गया, ये चीज आ गई। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। सर ये दो प्रिज्म को इस तरह से रखते थे तो व्हाइट लाइट बाहर आता था ना? क्या कह रहे हो, व्हाइट लाइट कहाँ आ रहा है? नहीं सर, दो प्रिज्म को इस तरह से इन्वर्टेड रखते थे तो बाहर व्हाइट लाइट आता है ना? पर वो कुछ कंडीशन में आता है, हमेशा नहीं आता है, वो एक अलग ही कंडीशन होती है तब होता है ऐसा, जब प्रिज्म का एंगल सेम होगा ना, एक जैसा, तब आएगा व्हाइट लाइट बाहर। पर हम ऐसा जुगाड़ बना रहे हैं
कि व्हाइट लाइट ना आए पर फैल जाए लाइट, डेविएशन ना हो। तो वो जो जुगाड़ आपने पढ़ा था छोटी क्लास, ये 2 प्रिज्म लगा रहे हैं यहाँ पे, एक प्रिज्म थोड़ी ना है, 2 प्रिज्म लगा रहे हैं, तो व्हाइट लाइट बाहर जब ही आएगा जब एक सर्टेन कंडीशन फुलफिल होगी। वो मैं करने वाला हूं, उसके बाद वही होगा। ठीक है, निकलवाते हैं अभी, एक सेकेंड। किताब में था वो, किताब का मैं पेज दिखा दूं तो सही रहेगा। तो आप लोग आएंगे पेज नंबर पे, देख सकते हैं देखने वाले, ये है गिवन ऑन पेज नंबर, हाँ ये पेज 130 पे दिया, 130 तो 130 पे ये सारी कहानी लिखी हुई है, देख लो, है ना, पेज 130 पे। तो ये काम हमने यहाँ पे कर दिया। व्हाट इज दिस थिंग, ये क्या चीज है, A1 इंटू दिस, ये क्या है, ये क्या है यहाँ पे, इसको क्या कहूंगा मैं, डेल्टा वाई, डेल्टा वाई, और ये डेल्टा ओमेगा, डन। ठीक है, तो ये हो गया है यहाँ पे डेल्टा वाई ओमेगा। देखो फाइनली मैंने रिड्यूस करके यहां पे ले आया सवाल को। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो इतना हो जाएगा डेविएशन, डिस्पर्जन, इतना है ना, इतना हो जाएगा फाइनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बोरिंग सा काम है लेकिन थोड़ा सा करना पड़ता है, क्या करें। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, क्या चाहिए वो आपको बताओ। कस्टमर को चाहिए डिस्पर्जन नहीं चाहिए उसको, नो डिस्पर्जन, नो डिस्पर्जन नीडेड, बट डेविएशन चलेगा, डेविएशन आ जाए तो चलेगा, डेविएशन से नो प्रॉब्लम, बट डेविएशन इज नो प्रॉब्लम। डिस्पर्जन आए आन दो, नहीं डिस्पर्जन नहीं आना चाहिए बट डेविएशन चलेगा। ठीक है, सो व्हाट इज नीडेड, क्या चीज नहीं चाहिए इसको, इसको थीटा नेट जो कि होता है थीटा 2, ये क्या चाहिए, इसको 0 चाहिए, नेट वाला 0 चाहिए, कोई फैलाव नहीं चाहिए कलर में, कलर एकदम व्हाइट लाइट जैसा जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा, क्या होगा फिर ये यहां पर, सो हम लिखेंगे A1 म्यू V1 माइनस म्यू R1 प्लस A2 म्यू V2 माइनस म्यू R2। तो A2 क्या आ जाएगा, आपने इस तरीके को याद रखो, तरीके को याद रखो, मैं एडवाइस दूंगा इस तरीके को याद रखो कि मान लो अगर किसी ने A2 ही पूछ लिया कि दूसरे प्रिज्म का A2 क्या होगा, ऑप्शन दे दिया 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे आप, कम से कम ये चीज तो आए हमको, ये चीज अगर हम आएगी तो हम ये चीज को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी चीजें पता होनी चाहिए कि हम कर कैसे रहे हैं इस काम को। ये हो गया, तो ये चाहिए हमें, देख लो यहाँ पर ये चीज चाहिए। तो फिर इस केस में डेल्टा नेट कितना हो जाएगा, ये भी आसान हो गया ना अब तो ये क्या होता है A1 म्यू Y1 माइनस 1 प्लस A2 म्यू Y2 माइनस 1। अब मेरा अगला टारगेट क्या रहेगा, इसमें क्या करूंगा मैं, माय नेक्स्ट टारगेट विल बी, इनको पुट कर दो, वैल्यू इसमें डाल दो, तो Y1 माइनस 1 प्लस A2 का वैल्यू कितना है, माइनस में है, माइनस A1 म्यू V1 माइनस म्यू R1 अपॉन म्यू V2 माइनस म्यू R2 ब्रैकेट
mu y2 minus 1. Okay, now what is this thing? ये चीज अगर हम देखें ये क्या है, ये 1 अपॉन ओमेगा है ना, ये 1 अपॉन ओमेगा है। और मैं इसमें से कॉमन ले लूँ क्या चीज, ये वाला पार्ट कॉमन ले लेता हूँ मैं, म्यू v1 माइनस म्यू r1 कॉमन ले लिया और a1 भी कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में जो बचा मेरे पास म्यू y1 माइनस 1 अपॉन म्यू v1 माइनस म्यू r2 1 अपॉन ओमेगा 2 बच गया। a1 तो बाहर ले लिया था मैंने, है ना। और ये क्या हो जाएगा फिर, म्यू v1 माइनस म्यू r1 ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा 1 1 अपॉन ओमेगा 2, ये हो गया डेल्टा नेट। ठीक है, तो ये आ रहा है अजीब सा एक डेल्टा नेट। अब ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस थिंग, इसको देख के क्या लग रहा है आपको, बताओ। कुछ कुछ गड़बड़ किया मैं कॉमन गलत ले लिया हूँ, कॉमन सही लिया है, सही लिया है, सही लिया है, कॉमन तो सही लिया है। हाँ थीटा 1 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा थीटा 1। एक सेकंड रुको जरा, सारा वैल्यू सही पुट किया ना, एक बार ये देख लो, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है ऐसे सवालों में कि वैल्यू गलत चलता है। सही जा रहा है ना, पूरा वैल्यू सही गया है। थीटा 1 आ जाएगा, तो थीटा 1 आ जाएगा यहाँ पे ना, 1 आ गया बस। अब देखो इनको याद करने का कोई लग रहा है आपको लॉजिक कि कोई फायदा है, याद मत करो उनको, मेरा सजेशन यही, याद मत करो, प्रोसेस देख लो क्या है। मैंने कुछ नई चीज तो करी नहीं है, आपके सामने है, मैं भी नहीं कर पाता ये सब तो, है ना। मैंने बस इन बेसिक चीज पे ध्यान रखा, ये चीज बेसिक था, ये बेसिक था, ये था मेन चीज, इनको पकड़ लिया मैंने, इसको जीरो कर लिया, इसको छोड़ दिया, इसमें डाल दी। अब एक चीज देखिए, देखो मान लो मटेरियल सेम है, दोनों प्रिज्म का मटेरियल सेम है, अगर भाई ग्लास का तो दूसरा ग्लास भी है, ठीक है ना, तो क्या होगा, कंडीशन क्या आएगा, A2 किसके बराबर आ जाएगा, A1 A1 के बराबर आ जाएगा इस कंडीशन में कि नहीं। यानी अगर आप सेम मटेरियल ले लें तो A2 क्या कह रहा है, -A1। अच्छा, अगर आप सेम मटेरियल ले लेंगे ना तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, क्योंकि ये भी तो सेम मटेरियल लेने पे ये क्या कह रहा है, A2 -A1 कह रहा है, ये भी क्या कहेगा, देखो ये भी यही कहेगा, सेम मटेरियल अगर हो जाए, सेम मटेरियल अगर हो जाए तो ये भी तो सेम हो जाएगा, ये भी क्या कह रहा है, A2 -A1। यानी अगर आप सेम मटेरियल रख देते हो ना और एंगल को क्या करते हो, उल्टा रख देते हो ऐसे प्रिज्म को, यानी प्रिज्म को उल्टा कर दो सेम एंगल के साथ बस, तो आपको कौन सी चीजें मिल जाएंगी, दोनों ही चीजें मिल जाएंगी, डेविएशन भी नहीं होगा, डिस्पर्जन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। फॉर सेम मटेरियल and same magnitude angle of prism but one inverted would satisfy both conditions above, that is neither dispersion nor deviation। बोलो समझ में आ गई बात, ये है।
तो ये जो कह रहे थे ना क्लास 9th में सर व्हाइट लाइट निकल जाती है, तो यही होता है। वो सेम रख दोगे तो ना डेविएशन व्हाइट लाइट ही निकलेगी, व्हाइट लाइट भी निकलेगी और डेविएशन भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे नो डिस्पर्जन की कंडीशन है। ये नो डिस्पर्जन होने का मतलब व्हाइट निकलना, कलर का ना फैलना, तो व्हाइट लाइट भी निकलेगी और डेविएशन भी नहीं होगा। दिस इज सिचुएशन। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई हमको। आगे बढ़ते हैं और OW नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री की आप कौन सी है? यस केमिस्ट्री ठीक है ठीक है। इंद्रजीत सर ले रहे होंगे अभी, चलो। तो देखिए OW वाले बैच को ट्यूसडे आना होगा एक्स्ट्रा के लिए। आ सकते हैं मैनेज कर, इसी बैच के साथ मर्ज करूंगा मैं। सैटरडे कर दो। देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं कभी भी रख सकता हूँ आपकी एक्स्ट्रा क्लास में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम स्लॉट्स बहुत कम है मेरे पास, तो मैं मर्ज कर कर ही आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले पाऊंगा, क्योंकि सभी बैच में ऐसा चल रहा है। ऐसे 4-5 बैच है मेरे पास 12th के, तो मैं अलग अलग ले ही नहीं पाऊंगा। तो मर्ज करने का ऑप्शन मेरे पास एक बेहतर ऑप्शन रहता है कि 3 बजे आप आ पाएंगे, मैं 2:45 तक 3 तक स्टार्ट कर दूंगा मैं ट्यूसडे के लिए। फिर आप सैटरडे को देखो अगर मैं सैटरडे मर्ज करूंगा तो MR6 वाले का ना सिलेबस आगे चला जाएगा, फिर इनकी क्लास ट्यूसडे होती ही होती है, या तो ये क्लास ही ना हो सर, तब तो प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल पाता। तो ट्यूसडे की बात कर रहा हूँ मैं, ट्यूसडे कौन सा मंडे कह रहा हूँ। ये सर मतलब टॉपिक्स एक हफ्ते में ना बहुत ज्यादा हो जाते हैं सर। अभी तो ज्यादा होंगे ही, ये सिलेबस जो खत्म जो करना है अभी, वेव ऑप्टिक्स भी आ रहा है ना, देखो आप उसको नहीं सोच रहे। लेकिन प्रैक्टिस तो चाहिए ना साथ में। क्या चीज? वो मुझे पता है, लेकिन वो मैं क्लास लूंगा कैसे? भी मेरी दूसरी क्लास भी चल रही होंगी इस वक्त, मान लो जूलॉजी की क्लास खाली है, पर मैं लूं कैसे उस क्लास को? मैं ले नहीं पाऊंगा ना, मेरी दूसरी क्लास चल रही है पैरेलल। अगले वीक से सर इंद्रजीत सर बोल रहे थे कि वो क्लास नहीं लेंगे जूलॉजी की। देखो आप समझ नहीं रहे, वो मुझे मालूम है नहीं ले रहे, मैं भी ले सकता हूँ उनकी क्लास। नेक्स्ट क्लास है ना, मैं सोच रहा था मैं ले लूं, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास भी लूं कैसे लूं? तो क्या करें, क्या किया जाए? चलो, तो मतलब ट्यूसडे भी नहीं आना चाह रहे आप लोग? ये से थोड़ा सा प्रैक्टिस का टाइम मिल जाएगा नेक्स्ट टॉपिक से पहले। और सर स्कूल का टेस्ट भी है अभी, तो इस वजह से भी। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, अलग अलग पढ़ा देते हैं फिर। लेकिन नेक्स्ट वीक से थोड़ा सा स्पीड अप हमको करना पड़ सकता है, ठीक है? अभी आप कर लो, स्कूल का एग्जाम क्या है, चलो मैं करता हूँ कोशिश पूरी। चलिए ओके, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास नहीं ले रहा मैं, ठीक है? चलो तो हम आगे बात करते हैं, अभी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ते हैं। और तो ओवर हियर इज एक्रोमैटिज्म ऑफ लेंस। ये टॉपिक यहाँ पे कैसे आ गया? एक्चुअल में इसको यही आना चाहिए था। एक्रोमैटिज्म ऑफ लेंस, याद है आपको? क्रोमैटिज्म, क्रोमैटिज्म में क्या हुआ था? क्रोमैटिक एबरेशन में कलर फैल गए थे, कलर फैल तो गए थे, याद है ना? क्रोमैटिक एबरेशन निकाला था हम लोगों ने, याद होगा? बिल्कुल यस सर, बिल्कुल सही बात है, हमने निकाला था। अब हम क्या कह रहे हैं? एक्रोमैटिज्म, ए लगा दिया मतलब अब नहीं होने देंगे उसको, ठीक है? और मैंने आपको बताया था कि हमारे चश्मे जो बने हुए हैं, चश्मे इस हिसाब से बने हुए हैं कि एक कॉनकेव है, दूसरी तरफ कॉन्वेक्स है, जिससे कि वो नलीफाई होने की कोशिश होती है। तो आज आप असलियत में देख लेंगे कि वो काम कैसे होता है। एक्रोमैटिज्म का मतलब लाइट
नहीं फैलेगी, नहीं फैलने देंगे हम लाइट को। तो लेट्स सी हाउ इट विल हैपन। सो लेट मी प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर इट। ग्राउंड प्रिपेयर करता हूँ उसके लिए मैं। तो ग्राउंड प्रिपेयर करते हैं। तो इट विल बी लाइक दिस। सपोज भाई फॉर्मूला क्या होता है जनरली लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ज्योमेट्री होती है जी, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर जी से लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज आई एम नॉट कंसर्न्ड विद द ज्योमेट्री, मैं ज्योमेट्री को नहीं बदलूंगा। तो इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन बार बार लिखने से अच्छा मैं जी लिख दूं। इज इट क्लियर? जी इज 1/r1 - 1/r2 वाला स्टफ यहाँ लिख दिया। अच्छा ओके फाइन, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट किसी के भी रेस्पेक्ट में, तो जी तो बदलेगा नहीं, म्यू बदल सकता है। मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, जैसे आपको याद होगा मैंने आपको एक बार बताया था 1/x का डिफरेंशिएशन, याद है आप लोगों को क्या बताया था मैंने एक बार? ये हुआ है कि नहीं, OW वाले बताइएगा। मान लो मैंने लिखा करवाया सर। OW वाले, याद है आपको? x था, फिर नहीं 1/x, और x डिपेंड करता है t पे। f इज अ फंक्शन ऑफ t, x इज अ यस सर किया हुआ है ये। dy/dx क्या आता है ये, सॉरी dy/dt क्या आता है, -1/x² dx/dt, याद है? यस सर। ठीक है ओके ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ उसको, तो देखिएगा मैं कर रहा हूँ dy/dt कर लेता हूँ, फर्क नहीं पड़ता किससे कर रहा हूँ मैं, आप dt मान लीजिए। तो मैंने ये किया, तो यहां से क्या आने वाला है भाई, यहां पर आएगा -1/f² df/dt, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही होगा, इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, यहां पे अगर आप देखेंगे तो व्हाट यू विल गेट, यहाँ देखो जी तो पीछे आ गया, du/dt ये हो जाएगा ना, बाकी जीरो हो जाएगा वो कांस्टेंट। ये बात समझ में आ गई? म्यू को अंदर लिया हुआ मैंने यहाँ पे, समझ रहे हो? समझ लो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है मेरे को। -1/f² df/dt, और फिर इसको जब मैं डिफरेंशिएट किया, जी अंदर आ गया, जी पीछे ले लिया मैंने, कांस्टेंट था। म्यू बदल सकता है, म्यू बदल सकता है, म्यू बदल सकता है, म्यू बदलता है ना, डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट होता है, डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से काट दो dt को, dt की जरूरत थी नहीं एक्चुअल में, ये काट दिया मैंने, तो क्या बचा मेरे पास, -df/g/du बचा, ठीक है। देखो मेरे को ना चेंज निकालना था, चेंज। देखो dt का कोई यूज नहीं हुआ यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, अगर आप फोकल लेंथ को चेंज करते हैं, फोकल लेंथ में चेंज कब आएगा, जब आप du में चेंज आएगा। इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर u में चेंज आए, u में चेंज आए तो df में भी चेंज आएगा। df में भी चेंज आएगा, ये बात है, यही तो समझ में आ रहा है हमको। बट dt तो बहाना था चेंज निकालने का, पर चेंज से क्या समझ में आ रहा है भाई, du बदलेगा तो f नहीं बदलेगा। सोचो खुद आप, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करता हूं तो फोकल लेंथ नहीं बदलती थी, बदल जाती थी, है ना, fv fr अलग अलग होते थे, चेंज आता, तो यही चीज है यहाँ पे। अच्छा बट मैं एक चीज जानता हूँ, एक चीज मैं क्या जानता हूँ कि भाई 1/, ऐसा कह सकते हैं हम 1/f, यहाँ पे 1/f की वैल्यू क्या है, 1/f की वैल्यू मैं इसको ना ऐसा लिखूंगा, आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है फाइनली, इसको ऐसे लिख लिया मैंने, g/du। इस 1/f की वैल्यू क्या लिखोगे अब आप, यहाँ पे लिख सकते हैं, इट विल बी 1/f इज mu - 1 g इज इक्वल टू g/du। तो ये g तो कट जाएगा,
जी यहाँ से कैंसिल हो गया। सो DF क्या आ रहा है? DF will be DF by F is equals to du upon of u minus 1. ओके, du upon of mu minus 1 हो गया। ये क्या चीज है? ये क्या चीज लग रही है हमको? सोचो जरा। नेगेटिव नहीं, नेगेटिव तो है, वो कहीं गया नहीं है। ये क्या चीज है? इसका ना थोड़ा बहुत सोचो, इस पे विचार करो, करके आए हम लोग। सोचिए जरा, du चेंज है ये? सर ओमेगा। ओमेगा है ये। पकड़ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ये है, ऐसा कह सकता हूं ना मैं, ज्यादा फर्क तो होता नहीं है इनमें भी, इनमें ज्यादा फर्क तो ना होता है, ये जानते हो आप, तो du कह सकते हैं उसको बिल्कुल। और ये क्या चीज है? सिंगल दे रखा है, सिंगल है तो किसका होगा? ये येलो का ही होगा ना। अगर सिंगल है तो ध्यान रख लेना येलो का ही होगा, रिप्रेजेंटेटिव कलर वही है। अगर चेंज होगा तो ये होगा, सिंगल होगा तो ये होगा। तो क्या हो गया? ओमेगा हो गया। यानी कि DF क्या आ गया आपके पास? ओमेगा इंटू एफ नहीं आ गया? बताओ तो क्रोमैटिक एबरेशन यही तो था, भूल गए? क्रोमैटिक एबरेशन यही है। याद नहीं आया शायद आपको? हाँ नहीं बोल रहे हो एकदम, क्या हो रहा है? ये हो गया हमारे पास, देखो ये कलर जाता था ना, ये कलर जाता था वाइट के फॉर्म में, तो यहां बैठ जाता था FR नहीं FV, और यहां आता था FR। ये था FV और ये था FR। यस DF। यही तो होता है DF। किसके बराबर है ये? यही तो क्रोमैटिक एबरेशन था। इट इज ओमेगा इंटू एफ। सिंपल। फोकल लेंथ निकालो, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो। फोकल लेंथ निकालो, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तैयार है। समझ में आ गई बात? अच्छा, पर हमको ये चीज चाहिए थोड़ी ना सर, ये तो क्रोमैटिक एबरेशन निकाला है, हमको ये चीज नहीं चाहिए, इसी चीज को तो खत्म करना है। ठीक है, खत्म करने के लिए क्या करते हैं? फॉर एक्रोमैटिज्म कंडीशन। अब मैं आऊंगा एक्रोमैटिज्म पे। कंडीशन, ये चीज हमको खत्म करनी थी, तो कैसे होगी खत्म? भाई 1/f इक्विवेलेंट, भाई दो लेंस तो लगाने पड़ते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2। अच्छा, हमको एक्रोमैटिज्म चाहिए, हमको चाहिए एक्रोमैटिज्म, तो व्हाट शुड बी डन? तो ये तो है फोकल लेंथ इन जनरल। सर माइनस साइन का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मॉड ले लो ना, मॉड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज से। उसका मतलब ये है कि भाई फोकल लेंथ जब आप ले रहे हो ना, तो फिर क्या पता उसने ना FV माइनस FR कर दिया होगा, इसलिए माइनस आ रहा होगा, और कुछ नहीं चक्कर है। मॉड लेना है आपको, ऐसी सिचुएशन में मॉड ले लीजिए। एक्रोमैटिज्म, तो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट तो क्या आ जाएगा? फटाफट से लिखूंगा तो मैं, माइनस 1/f इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू DF आएगा, dt कट चुके हैं सारे, ठीक है, माइनस 1/f स्क्वायर DF1 आएगा। फॉर्मूला याद रखना है ऊपर का, वर्किंग याद नहीं रखनी है, वर्किंग ना ये याद रखनी है ना ऊपर वाला याद रखनी है, सिर्फ देखनी है अभी। माइनस 1/f2 का स्क्वायर DF2, dt काट चुका हूं मैं सारे नीचे से। सो तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? डेल्टा F इक्विवेलेंट। क्या हमको ये चाहिए? डू वी नीड दिस? क्या हमको ये चाहिए? बताओ, खुद सोचो आप, क्या ये हमको चाहिए? क्या F इक्विवेलेंट में चेंज नहीं चाहिए हमें? अगर सिंगल में हो रहा है ना, ये क्रोमैटिक एब्रेशन यही तो है, डेल्टा F
DF इज व्हाट? क्रोमैटिक एबरेशन। भाई फोकल लेंथ में बदलाव आ गया, यही तो क्रोमैटिक एबरेशन है। अब हमको तो चाहिए इक्विवेलेंट में नहीं चाहिए हमको, तो क्या करेंगे इसको हमें 0 करना पड़ेगा, बिकॉज वी डू नॉट नीड इन इक्विवेलेंट सिस्टम, हमको ये चीज नहीं चाहिए अपने इक्विवेलेंट सिस्टम में, तो 0 कर दिया। अच्छा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? माइनस DF। DF क्या होता है? ओमेगा। DF क्या होता है? ओमेगा 1 इंटू F1 अपॉन F1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओमेगा 2 इंटू F2 अपॉन F2 का स्क्वायर। यहाँ हो गया 0। तो क्या कंडीशन आ रही है देख लो यहाँ पे, कंडीशन इज वेरी क्लियर। ये सारे माइनस कट जाएंगे ना, सब प्लस हो जाएंगे, ये सब प्लस हो जाएंगे। तो इट इज हाउ मच? ओमेगा 1 F1, ओमेगा 1 अपॉन F1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन F2 इक्वल टू 0। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, ये कंडीशन है, दिस इज, यही है कंडीशन ऑफ एक्रोमैटिज्म। कंडीशन ऑफ एक्रोमैटिज्म, ओमेगा 1 अपॉन F1 ऑफ एक्रोमैटिज्म, ये याद रखना है। यानी कि दो लेंस जब आप यूज करेंगे तो देखो यहाँ पे ये बात तो साफ साफ है, ओमेगा 1 अपॉन F1 इज इक्वल टू माइनस आ रहा है ओमेगा 2 अपॉन F2। यानी अगर एक लेंस कैसा है, कॉनकेव है, अगर एक कॉनकेव तो दूसरा क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो रहा है। मान लो आपने F2 डाला पॉजिटिव, F2 पॉजिटिव डाला मतलब कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स लेंस हो गया। F2 पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स लेंस, तो दूसरा का क्या जाएगा? F1 नेगेटिव आएगा, इसका मतलब कॉनकेव लेंस। पर उसकी फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए? इस रिलेशन को फॉलो करनी चाहिए, इस रिलेशन को फॉलो करना चाहिए। यानी कि वन इज कॉनकेव, अदर इज, इफ वन इज कॉनकेव, if one is concave, other is convex lens। बोलो, is it clear? समझ में आ गई बात वाली? if one is concave, other is convex lens, तब हो पाएगा, तभी हो पाएगा। यानी इस ये कंडीशन के हिसाब से आपको दूसरा वाला फोकल लेंथ एडजस्ट करना पड़ेगा। खत्म हो गया है, डरने का जरूरत नहीं है। आपको ये याद होना चाहिए, ये कंडीशन, और ये याद होना चाहिए, ये कंडीशन। ठीक है, बोलो समझ में आई कि नहीं आई? आज एकदम शांति छाई हुई है। कुछ मालूम है चीज थोड़ी सी अजीब सी तो है, लेकिन रिजल्ट उसके खराब नहीं है। आप चमत्कार को देखिए ना, चमत्कार को देखिए। मैं कब कह रहा हूँ कि आप पूरी प्रोसेस याद रखिए, अल्टीमेटली जो हुआ है उसका फायदा देखो। एक स्टूडेंट ने पूछा था MR6 में, कौन है वो जिसने पूछा था मेरे से एक बार क्वेश्चन कि सर हम रख देंगे तो फिर तो ग्लास स्लैब बन जाएगा, मौजूद है वो? वही भूल गया शायद। खैर कोई बात नहीं। सब कनेक्शन आउट तो नहीं हो गया कहीं? कहाँ गए सब लोग? यही नो सर सर है। तो क्या वो एकदम सांप क्यों सूंघ गया है? सबको सांप सा क्यों सूंघ गया है? मुझे अजीब सा लग रहा है फिर ऐसा। सब ठीक है ना? कोई दिक्कत हो बताओ मेरे को, यहाँ पे सब सरल कर दूंगा मैं। यहाँ पे देखो चीज है तो है, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे से पूछ सकते हैं सर उसमें क्या है क्या नहीं। मैं आपके लिए काम आसान कर सकता हूँ, पर काम को खत्म नहीं कर सकता। काम जो है वो है। ये कंडीशन आई हमारे पास। कोई भी, हाँ जी बोलिए। ये डेरिवेशन हमें बोर्ड में तो करने को नहीं, ना? नाइदर इन बोर्ड्स नॉर एनीवेयर, इट्स जस्ट फॉर योर मन की शांति कि हाँ ऐसे ही नहीं सर ने लिखवा दिया रट लो इसको, सर ने लॉजिकली हमको चीजें निकाल के दिखाई हैं, फिर बाद में कह दिया रट लो, जैसे मन में शांति रहती है, समझ रहे हो ना? तो वो शांति के लिए मैंने बताया, यहाँ पे शांति मिल जाएगी कि हाँ भाई फिजिक्स ना ऐसे ही नहीं होता, कुछ भी याद कर लेते हैं, लॉजिक है उन सबके पीछे। तो ये आपको कोई ये डेरिवेशन याद नहीं रखनी, सिर्फ दो बॉक्स वाले याद रखने हैं आपको, ठीक है ना? और ना ये याद रखना, आपको सिर्फ मेन चीज याद रखनी है। कंडीशन क्या है ये इनको कभी मत भूलना, जो मेन कंडीशन ये कभी मत भूलना, ठीक है ना? ये सब नहीं याद रखना होता, एक क्रोमेटिज्म, ये कंडीशन, वो सब नो।
पर हाँ, बोर्ड में क्या Yes. बोर्ड में क्या पूछ सकता है वो बताता हूँ मैं। बोर्ड में क्या पूछ सकता है, बोर्ड में आपसे ना बहुत मुश्किल होगा अगर पूछ ले, शायद ही ये पूछ ले कभी, इस प्रोसेस को पूछ ले सिंपल वाली। पर इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, अगर बोर्ड में पूछ रहा है 5 नंबर में पूछ रहा है तो आपके पास टाइम है। नीट पर टाइम होगा नहीं। अगर बोर्ड में टाइम है तो क्या करो, रटो मत इसको, प्रोसेस याद रखो ना भाई। डेल्टा नेट चाहिए, ये 2 चीज याद रखनी है आपको, ये याद रखो, ये याद रखो। किसी को डेल्टा नेट चाहिए होता है, किसी को ये नहीं चाहिए होता है, किसी को ये चाहिए होता है, ये नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ से उठा के वहां रख दो, यहाँ से उठा के वहां रख दो, सिंपल ऐसा काम करना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ओमेगा याद रखना है, ये याद रखिए ओमेगा क्या होता है। ठीक है, दिस इज द थिंग जो आपको याद रखनी है। देखो ये है कोर्स में, लगती खराब है लेकिन क्या करें, खराब चीजें भी करनी होती हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें हो गई। ओके फाइन। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। एक और मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, एक और चीज देखिए, टाइम है अभी हमारे पास, उसको भी पढ़ लेते हैं। दैट इज डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड to find focal length, to find focal length of lens. Displacement method to find focal length of lens, of concave lens, convex lens. म्यूट कर ले, शायद किसी का ओपन हो गया है। तो इसमें 20 मिनट लगेगा, आराम से बैठे रहो इस पूरी प्रोसेस में। 15 से 20 मिनट जाएगा। तो यहाँ पे है मेरे पास एक स्क्रीन, दिस इज द स्क्रीन आई हैव। ठीक है, स्क्रीन है, मिरर नहीं है, स्क्रीन है ये वही स्क्रीन है जो मूवी हॉल में होती है, पीछे से लाइट आ रही होती है, वही स्क्रीन, वैसी स्क्रीन समझ सकते हैं इसको आप। म्यूट कर दो, किसी का म्यूट खुल गया है। तो देखो ये है जी लेंस, यहाँ पे लेंस रखा हुआ है और यहाँ पे है मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, रेज जाती हैं, ऑब्टेन हो गई यहाँ पर। ठीक है, इमेज की हाइट आ गई h i, हाइट ऑफ इमेज फॉर पोजीशन 1, ये चीज आ गई। ये डिस्टेंस मैंने ले ली u0, और ये हो जाएगी फिर, और ये मैंने ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो दूरी है वो d रखा हुआ है, ये d रखा है, और ये हो जाएगा फिर d माइनस u0, ये डिस्टेंस हो गया, ये u0 और दिस इज d माइनस u0। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान सुनिएगा, ये थोड़ा सा रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कॉन्सेप्ट, सुनो उसको। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, कितना दूर रखा है, u0 दूर रखा है। ये ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है, u0 दूर रखा है, तो इमेज कहाँ बन गई, यहाँ बन गई d माइनस u0 पे। अच्छा, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को अगर d माइनस u0 पे रखा होता, मान लो यहाँ रखा होता ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनती, इसकी इमेज कहाँ बनती। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा होता d माइनस u0 पे, तो इमेज बनती u0 पे। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल जान रहे हैं, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट से रे जा रही है, मान लो इधर रे भेज देता हूं मैं, उल्टा रे भेज देता हूं, अभी तो ये इमेज यहां बन गई, पर मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया इतनी दूरी पे, अगर ऑब्जेक्ट रख देता हूं मैं, तो यहां से रे जाएगी तो वापस ऐसे इमेज बना लेगी फिर। यस सर। ठीक है, तो ध्यान सुनिए इसको, यहाँ पे मैंने रखा u0 पे, तो इमेज बन रही है d माइनस u0 पे, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल वैलिड होता है। यानी अगर मैं ऑब्जेक्ट रख देता हूँ यहाँ पे, तो उल्टी रे भी तो जा सकती है ना ऐसे, और वापस से इमेज बन जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट की दो डिस्टेंसेस के लिए मुझे इमेज मिल सकती है। और यानी कि मैं अगर इस लेंस को खिसका दूं
आगे की तरफ इस लेंस को मैं खिसका दूं, कितना, x खिसका देता हूं, x अमाउंट खिसका देता हूं मैं इसको, x अमाउंट, जिससे कि अब जो डिस्टेंस हो जाए ये कितनी हो जाए, t माइनस यू नॉट हो जाए. सो व्हाट आई विल गेट, I will get image over here. So there are two locations कि मेरे को यहाँ पे एक ब्राइट इमेज मिल जाती है. यहाँ पे क्या मिलती है, इमेज मिलती है ब्राइट. एक में हाइट बड़ी होगी तो दूसरे में हाइट शायद छोटी हो सकती है. मैं देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बड़ा है तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट छोटा है ना, तो इमेज बड़ी बनी. अगर आप इस लेंस को खिसका देंगे तो दूसरी जो इमेज बनेगी यहाँ पे, दूसरी वाली, वो शॉर्ट बनेगी थोड़ी सी, वो बन जाएगी मान लो यहाँ पे कहीं. ऐसा हो सकता है भाई IS2 ये हो जाए, पर लोकेशन वही रहेगी. मैं लोकेशन की बात कर रहा था, लोकेशन की बात कर रहा हूँ. यानी यू नॉट पे रखा तो इमेज वहां बनी, अगर आप डी माइनस यू नॉट पे तो भी इमेज वहीं बनेगी. छोटी बड़ी हो सकती है, छोटी बड़ी हो सकती है. ठीक है, ठीक है. तो यानी कि देयर आर टू पोजीशंस. तो मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ, लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला क्या कहेगा, ये जो ऊपर मैंने काम किया है, ऊपर वाला काम लेंस फॉर्मूला भी कहेगा. सेम थिंग is revealed by लेंस फॉर्मूला also. लेंस फॉर्मूला भी यही बात बताएगा. So, देखते हैं इसे. वन अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f. ये तो है फॉर्मूला. कितना डालूंगा मैं, मान लो आपने डाल दी वैल्यू यहाँ पे, v है d माइनस यू नॉट, d माइनस यू नॉट डाल दी, माइनस ऑफ 1 अपॉन यू नॉट इज माइनस ऑफ यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन f. तो ये पॉजिटिव ही होता है. तो क्या हो जाएगा ये, 1 अपॉन डी माइनस यू नॉट प्लस 1 अपॉन यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. ये हो गया. अब मैं इसको सॉल्व करता हूं ना, अगर इसको अगर आप सॉल्व करें तो व्हाट यू विल गेट, इसको सॉल्व करें, एक क्वाड्रेटिक बनेगी u में. वो कितनी आती है, दैट विल बी just a second. एक सेकंड रुकिए. डायरेक्ट वाली आंसर सर. हाँ नहीं, डायरेक्ट नहीं है. इसका सॉल्व करके बनता, हाँ ये आता है u नॉट का स्क्वायर माइनस यू नॉट डी, फिर क्वाड्रेटिक बनेगी, प्लस डी एफ इक्वल टू 0. ये आ गया. अब क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सॉल्व करें तो क्वाड्रेटिक बन गई. इसका मतलब क्या है कि भाई यू नॉट की दो वैल्यूज आएंगी, यू नॉट की दो वैल्यूज आएंगी. यहां से ये बात समझ में आ रही है हमको. देयर विल बी टू पोजीशंस ऑफ यू नॉट. तो इसके क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो तो यू विल गेट d प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2a यानी 2. ये वो पोजीशंस आ गई, दो वैल्यू आ गई यहाँ पे u नॉट की. यानी दो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकती हैं, दो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकती हैं टू सेटिस्फाई दिस रिलेशन. सो तो मैं क्या कहूँ, x कैसे निकालेंगे भाई, मॉड ले लो u नॉट 1 माइनस u नॉट 2 का. तो u नॉट 1 क्या होगा, इसमें दोनों चीजें फंसी हुई है ना, तो आप निकाल सकते हो. इसमें क्या लिखोगे, एक बार तो प्लस ले लीजिए, तो डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2 माइनस ऑफ d माइनस अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर माइनस 4df डिवाइड बाई 2. इसको सॉल्व करें, d बाई टू कट जाएगा तो बचेगा d स्क्वायर माइनस 4df. ये बच गया. ठीक है, ये आ गया यहाँ पे. तो इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
डी स्क्वायर माइनस 4d एफ, तो एफ आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4d। ये आ गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है जो कि हमको यूज करना होता है कि लेंस को कितना खिसकाएंगे, कितना खिसका है। तो क्या है प्रोसेस में उसके बारे में बताता हूँ आपको। प्रोसेस क्या है, फॉर्मूला बेसिकली फॉर्मूला याद रखना है आपको, अल्टीमेटली ये वाला ये याद होना चाहिए। इसमें क्या कहा है मैंने ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस लेंस को कितना खिसकाऊं कि वापस से मेरे को वो सब चीजें मिल जाएं। तो आप उस फॉर्मूले को यूज करके कर सकते हो काम। तो कैसे पता चलेगा मेरे को कि कितना खिसकाना होगा, मतलब लैब में जब जाऊंगा तो कैसे पता चलेगा, जब आप लैब में जाएंगे ना तो यहाँ पे शार्प इमेज मिलती है, यहाँ पे शार्प इमेज ऑब्टेन होती है, शार्प इमेज। तो आप शार्प इमेज का वेट करेंगे। ऑब्जेक्ट तो रखा हुआ है यहाँ पे, लेंस यहाँ रखा हुआ है, भाई कैंडल जल रही है, यहाँ पे कैंडल जल रही है, कैंडल जलेगी तो कैंडल का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो यहाँ बन जाएगा। तो एक बार तो यहाँ बना, फिर आपने इसको घुमाया, आगे ले गए, लेंस को आगे ले गए, फिर दोबारा से एक और कैंडल बनेगी, वो भी एकदम ब्राइट होगी, तो आपको रुक जाना है वहां पे, यानी 2 बार रुकना होगा आपको। 2 इमेज मिलेंगी कैंडल की जब खिसकाओगे आप लेंस को, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने बताया ना आपको, एक बार यू नॉट रखोगे, एक बार ये रखोगे, तो आपको पता चल जाएगी वो चीज। तो एक्स खिसकाया आपने, यहाँ पे आपने ब्राइटनेस देख ली, रुक गए, तो शार्प इमेज आ जाएगी, तब आप रुक जाएंगे और नोट कर लेंगे कितना आपने डिस्प्लेस किया अपने लेंस को, टू ऑब्टेन द ब्राइट इमेजेस, 2 ब्राइट इमेजेस आपने लेंस को कितना मूव कराया। तो एक्स की वैल्यू को नोट करने पर यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर दोगे, डी आपको पहले से मालूम ही होगा, एफ आ जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया जाता है लैब्स में, ठीक है। अच्छा, एक बात और है इसमें, ये बात समझ में आ गई। दूसरी आती है इसमें मैग्निफिकेशन की बात। मैग्निफिकेशन पे देखो क्या रिलेशन आ जाता है यहाँ पे। पहले वाले केस में मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है, पहले वाले केस में मैग्निफिकेशन कितना है, तो आप कहेंगे व्हाट, पहले वाले केस में कितना मैग्निफिकेशन है, यहीं से देखूं, अगर मैं डायरेक्टली यहीं से देखूं तो क्या कहूंगा, v बाई यू होता है ना फॉर्मूला, v बाई यू, तो v बाई यू क्या हो जाएगा, d माइनस यू नॉट अपॉन माइनस यू नॉट, इज इट क्लियर, बराबर एच आई बाई एच ओ, hi1 बाई ho। दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में हो रहा है इमेज कितने पर है, u नॉट अपॉन ऑफ माइनस ऑफ d माइनस यू नॉट इज इक्वल्स टू hi बाई hi2 बाई ho। बोलो समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात यार, कुछ तो बोलो, ये समझ में आया, ये मैग्निफिकेशन समझ में आ गई दोनों केस में, यस सर। ठीक है। मल्टीप्लाई करो उनको, मल्टीप्लाई करो दोनों को, ऊपर वालों को, देखो एक चमत्कार चीज दिखेगी, मल्टीप्लाई अबव, क्या दिखेगा मल्टीप्लाई करने पर, ये तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई करोगे ना तो यू नॉट से नोट कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 1 बच गया, 1 इज इक्वल टू hi1 बाई ho इंटू hi2 बाई ho। तो यानी कि ho किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ hi1 hi2। कैन यू सी दिस थिंग, रिलेशन मिल गई आपको, इमेज का जो हाइट होगा 2 केस में और ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा उसके बीच का रिलेशन, उसके बीच का रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। बोलो समझ में आया बात, यहाँ पर कैसे किया है, ऐसे हमको करना होगा, रिलेशन मिल गई है इमेजेस की 2 हाइट में और ऑब्जेक्ट की हाइट में, यानी ठीक है, ठीक है। सो यही है, कोई सवाल हो तो यहीं पे मैं खत्म कर देता हूँ, कुछ नहीं बचा है ऐसा कुछ बताने को। अब सर मैंने आपको डाउट्स भेजे थे, अब वो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी जो अभी फिलहाल का है वो पूछ सकते हैं, वो मैं देख लीजिए। इसमें कोई डाउट तो नहीं है सब्जेक्ट में, तो अभी हो गया हमारा ये खत्म। अगली क्लास में हम लोग करेंगे, मैं खत्म करूंगा MR6 में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाएगा अगली क्लास में ट्यूसडे को, और OW का होगा सैटरडे को, वो चीज वही चीज खत्म, ठीक है, क्योंकि हम बैच मर्ज नहीं कर रहे हैं अभी, तो अलग अलग मैं करा दूंगा इस चीज को। सो अगली क्लास में हो जाएगा, और फिर यानी अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा आपका ऑप्टिक्स पूरा का पूरा, नेक्स्ट वीक तक पूरा ऑप्टिक्स खत्म है। फिर हम आ जाएंगे वेव ऑप्टिक्स पे अपने, उसमें मेरे को 3 से 4 क्लास लग जाएंगी वेव ऑप्टिक्स में,
और ठीक है, सो दैट्स ऑल।